हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। ऑफिशियली मैथ के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा, यानी कि आपको हम अब मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे। अब तक मैंने पढ़ा रहा था आपको मैथमेटिक्स, वो फिजिक्स के लिए था जो फिजिक्स में जरूरी होता है। परंतु आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे इस समय, वो हम पढ़ेंगे मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इनकी मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, वो 11th क्लास का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का है, ठीक है। सेट थ्योरी जिसका नाम है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे, जैसे रिलेशन फंक्शंस हैं, या फिर 12th में आप पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, तो वहाँ पर भी बहुत काम आएगा। तो हम एक बेसिक आइडिया आज हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी के बारे में क्या होता है, ठीक है बच्चों। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे वीडियो आज पहली बार देखना स्टार्ट करी है, चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ अगर उनको वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें और उसको अपने दोस्तों में कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, हमें प्यार मिलता है आप लोगों का, और हमें मोटिवेशन मिलता है, और आगे हम चाहते हैं कि और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाए जाए, ठीक है जी। तो हम पॉइंट पे आते हैं अपने और शुरू करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का मतलब क्या होता है बच्चों? समुच्चय सिद्धांत, ठीक है ना। सेट थ्योरी में क्या होता है बच्चों? समुच्चय सिद्धांत। तो देखिए पहले हम चैप्टर को इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि व्हाट डज मीन ऑफ सेट। सेट का मतलब क्या होता है? सेट्स किसे कहते हैं बच्चे? व्हाट डज मीन ऑफ सेट्स? सेट्स मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है समुच्चय, ठीक है। मैं जो लेक्चर लूंगा बेटा वो आपका बाय लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम मिक्स पढ़ाएंगे आपको। तो जो टर्मिनोलॉजी होगी हमारी, वो हम जितना हो सकता है इंग्लिश में नोट करेंगे और इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें कुछ थोड़ा अच्छे समझ में आती हैं। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी कोशिश करें कि चीज़ों को समझें, और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी हिंदी लिखना है तो मैं वहाँ पे हिंदी भी लिख दूंगा। वैसे मैथ की इंग्लिश है कोई ज़्यादा टफ नहीं होती है, इजी लिखेंगे इसको अपन, ठीक है। तो सेट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मीन ऑफ सेट? सेट क्या होता है? तो बच्चों इसके बारे में बताया गया, इसका मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या कह सकते हैं अपन इसको ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो पहला जो हमारा सबसे पहली जो डेफिनेशन है इसकी, वो क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। देखो बच्चों, ये चैप्टर बड़ा लेंथी पड़ जाता है बच्चों को, बड़ा क्रिटिकल लगता है समझने में, बहुत टिपिकल लगता है कि पता नहीं क्या है सेट थ्योरी, पता नहीं क्या है। इसको टीचर भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं कभी कि पढ़ाने में से मिस्टेक्स कर देते हैं। मिस्टेक्स इन द सेंस कि बच्चों को समझ में नहीं आता वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं भरसक प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक इसको एकदम आसानी से डिलीवर करूं, एकदम इजी लैंग्वेज में, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जांपल्स वगैरह हैं उनको देख करके मैं आपको मैथ को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आई होप कि आप भी मेरा साथ देंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले क्या आया? सेट। सेट मींस क्या होता है बच्चों? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखो इसमें एक वर्ड आया बच्चों, वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुपरिभाषित। इसका मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? इससे क्या मतलब होता है? तो जरा इसको हम पहले समझ लें, तभी हम सेट को समझ पाएंगे। कलेक्शन क्या होता है बच्चों? समूह, संग्रह। संग्रह बोले तो एक तरह से हमने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया, जैसे कि 10, 15, 20 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में है, उसे कहते हैं अपन कलेक्शन। जैसे कि हमारे पास में पेन है बहुत सारे, तो पेन का कलेक्शन हो गया। हमारे पास बहुत सारी मेज है, तो मेज का कलेक्शन हो गया। हमारे पास में बहुत सारे मोबाइल्स हैं, तो मोबाइल का कलेक्शन हो गया। हमारे पास बहुत सारे सिम हैं, तो हमारे पास में सिम का कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है? कलेक्शन हो गया। किताबें हमारे पास में बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन हो गया, ओके जी। हमारे पास में बहुत सारी कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, और उनका अगर हमारे पास में क्या है, एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, ठीक है ना, तो चलेगा वही।
तो वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है बच्चों? वेल डिफाइंड का मतलब होता है बच्चों, देखो जब तक आप सेट थ्योरी की डेफिनेशन में, सेट में अगर आप वेल डिफाइंड वर्ड यूज नहीं करेंगे तो सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, ठीक है? तो व्हाट डज मीन ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित, इसे कहते हैं इंग्लिश में अपन सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, ठीक है? अच्छा, किसी चीज को वेल डिफाइंड कहने के दो तरीके हैं, इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों? पहले ये होता है बच्चों इसका मतलब कि कलेक्शन का एक नियम होना चाहिए, जो कलेक्शन हम यूज कर रहे हैं उसका एक नियम होना चाहिए, ठीक है ना? नियम क्या होता है? नियम ये होता है बच्चों कि जो वस्तु हम यूज कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, वो उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। पहला नियम तो ये है। तो नियम नंबर 1 क्या है बच्चों? नियम नंबर 1 ये है कि वस्तु कलेक्शन में है या नहीं है। वस्तु कलेक्शन में है या नहीं है, मतलब ये तो एक नियम हो गया। कलेक्शन का एक नियम होना चाहिए। कैसा नियम होना चाहिए? कि उस वस्तु को कलेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो एक नियम हो गया। जैसे मतलब मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक संग्रह है किताबों का, एक कलेक्शन हमारे पास किताबों का, बुक्स कलेक्शन है, ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो उस बुक्स के कलेक्शन में कोई भी बुक हो सकती है, चाहे वो नोवेल हो, मैगजीन हो, या फिर इंग्लिश की किताब है, मैथ्स की बुक है, फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, या ऑल ऑफ थिंग्स, यानी कि कोई भी बुक हो सकती है, एनी टाइप ऑफ बुक, राइट? बट उस बुक के कलेक्शन में पेन नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। कलेक्शन मींस क्या हुआ यहाँ पे? सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि वस्तु कलेक्शन में है या नहीं है, यानी कि बुक अगर कलेक्शन बुक का है तो सिर्फ बुक्स ही होंगी, उसमें पेन नहीं होगा, उसमें कुर्सी या मेज नहीं होगी, उसमें मार्कर नहीं होगा, उसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके जी। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? सेकंड थिंग। सेकंड थिंग क्या बच्चा क्या होना चाहिए इसका कि आपका जैसे मान लीजिए कलेक्शन में एक ही चीजें, यानी कि हम जैसे कहते हैं, इसका अगर मैं आपसे कहूं वस्तु कलेक्शन में है या नहीं है, यानी कि एक जैसी वस्तु ही होनी चाहिए कलेक्शन में, तो ये तो पहली बात होगी। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा कि जो संग्रह है आपका, जो कलेक्शन है, वो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कलेक्शन इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल मतलब हुआ? देखिए ध्यान रखेंगे, कलेक्शन इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों को जरा समझो। कलेक्शन इक्वल से मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के अनुसार कलेक्शन समान होना चाहिए। जैसे मैं कहूं आपसे कि जो इंग्लिश वर्णमाला है, जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, उसमें जो वोवेल्स होते हैं, उन वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं ना। चाहे उसको मैं विजेंद्र खुद कहे कि इंग्लिश वर्णमाला में 5 आपके स्वर हैं, यानी कि 5 आपके वोवेल्स हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे अलावा कहे कि अगर उससे पूछे आपकी भाई बताइए इंग्लिश में कितने, आपके इंग्लिश वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने आपकी क्या बोलते हैं वोवेल्स होते हैं, तो वो कहेगा सिर्फ 5 होते हैं। आई बात समझ में ना? अगर हम ये कहें आपसे या तीसरे व्यक्ति से पूछे, वो भी कहेगा यस सर 5 होते हैं, चौथा बोलेगा तो वो भी 5 बोलेगा। तो इंग्लिश वर्णमाला में वोवेल्स की जो संख्या है, उनका जो एक तरह से कलेक्शन है वो फिक्स है। तो हर एक आदमी के अनुसार जो कलेक्शन है वो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? वो आप चाहे यहां पूछें या किसी दूसरे देश में जाके पूछें या तीसरे देश में जाके पूछें या किसी भी देश में जाके पूछें, किसी भी व्यक्ति से पूछें जो इंग्लिश का जानकार है, वो आपको बताएगा कि इंग्लिश वर्णमाला में सिर्फ 5 ही आपके वोवेल्स होते हैं। ये क्या हो गया? कलेक्शन इक्वल हो गया। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि बताइए 5 जो आपके खतरनाक जानवर हैं उनका नाम लिखो या उनका कलेक्शन करिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली
जिनसे मुझको डर लगता है, जो मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा भाई ये 5 आपके जो है खतरनाक जानवर है। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि भाई ये है। अगर मैं तीसरे किसी पर्सन से पूछूं तो बताएगा भाई ये है। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ डेंजरस आपके जो एनिमल्स होंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो हर व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है, तो उसे आप कलेक्शन इक्वल नहीं कहेंगे। ठीक है जी। और अगर कलेक्शन इक्वल नहीं है तो आप उसे वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो आप उसे सेट नहीं कहेंगे। बात समझ में आई मेरी? तो मैंने क्या बोला आपसे कि वस्तु का जो कलेक्शन है, वस्तु कलेक्शन में है या नहीं है, ये होना चाहिए। पहली बात तो ये, यानी कि जो कलेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास है, वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? एक जैसी वस्तुओं का होना चाहिए। यानी कि किताबें हैं तो किताबें का ही होगा, ठीक है जी। गन्स है तो गन्स का ही होगा, बॉम्ब है तो बॉम्ब का ही होगा, ठीक है जी। जानवर है तो जानवरों का ही होगा, ठीक है ना। अब वो जानवर अलग अलग हो सकते हैं, अलग चीज है, वो अगले बात में यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। अब कलेक्शन इक्वल होना चाहिए मतलब क्या होता है? एक जो कलेक्शन है आपका इक्वल होने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के अनुसार उस कलेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि भाई वोवेल्स 5 है तो अगला आदमी भी उन्हीं वोवेल्स को डिफाइन करेगा, ठीक है। मैं कहूं कि भाई आपकी सम संख्या 2 4 6 8 10 इस तरह से है, तो अगला आदमी बोलेगा यस भाई 2 4 8 10 है, ये भी सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या अगर हम बोले कि हाँ भाई प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो वो प्राकृतिक संख्या सबके लिए बराबर है, तो वो कैसा है? वो इक्वल है। वो कैसा है बच्चों? इक्वल है। तो कलेक्शन इक्वल से मतलब हो गया कि व्यक्ति के अनुसार उस कलेक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हो गया भाई अपना क्या कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ। तो अगर ये दोनों बातें फॉलो होती हैं तो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड, और अगर वेल डिफाइंड है उसे कहेंगे अपन सेट्स। तो सेट्स व्हाट? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, उसे कहते हैं अपन सेट। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों। चलिए अब नई चीज लेते हैं इसमें, अगला पॉइंट इसमें हम लेते हैं जिसका नाम है आपका कि हम सेट को कैसे दर्शाएंगे, सेट को लिखने का तरीका क्या है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास में आना चाहिए अगर हम सेट पढ़ रहे हैं तो, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा टॉपिक इसमें क्या है कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है जी। चलिए ओके जी, याद रखेंगे सेट को भी, सेट होता क्या है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगला टॉपिक इसमें कि भैया एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है जी। तो अगर कोई भी सेट है बच्चों, लेट्स से सेट, किसी भी सेट को, किसी भी यानी किसी भी सेट को इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके जी। मैं दोनों लोगों के लिख रहा हूं, जो टर्म मुझे इंग्लिश में चाहिए वो मैं इंग्लिश में दे रहा हूं, जो हिंदी में चाहिए तो वो हिंदी में दे रहा हूं। ओके जी। किसी भी सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट ए बी सी एंड सो, ठीक है जी। अब जितने सेट होंगे हम उतने लेटर यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक है। तो किसी भी सेट को लिखने का तरीका क्या है पहले कि हम उसको कैपिटल लेटर इंग्लिश, तो आपकी जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके कैपिटल अल्फाबेट्स में उनको लिखेंगे या कैपिटल लेटर में उनको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट, ये अगला पॉइंट अपना हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट हो गया। सेट के एलिमेंट्स, एलिमेंट बोले तो बच्चों क्या होता है? अवयव। क्या होता है बच्चों? अवयव। सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है जी। क्लियर है? तथा इन
इन लेटर्स को कोमा, क्या बच्चों, कोमा बोले तो जब का अर्धविराम नहीं होता था, कोमा से रिप्रेजेंट, कोमा से क्या करते हैं, सेपरेट, कोमा से सेपरेट करते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, सेट को आपका जो करली ब्रैकेट होता है, सेट को करली ब्रैकेट, तो बच्चों करली ब्रैकेट, इसे क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, मजला कोष्ठक भी बोलते हैं इसको, मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको आप करली ब्रैकेट से बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा करे। तो सेट को करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और देखिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके वो सब इस करली ब्रैकेट के अंदर कोमा के द्वारा सेपरेट किए जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं आपके सामने, लेट्स ए सेट है कोई आपका, तो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि ए बी सी डी ई, ठीक है जी, एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका सेट। तो सेट को लिखने का तरीका ये, किसी भी सेट को लिखना है तो एक तरीका ये हो गया आपका, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट और उसके एलिमेंट ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय अ कोमा, ठीक है, इनसाइड द करली ब्रैकेट। ओके जी, तो जितने भी सेट होते हैं आपके वो सब इस तरह से लिखे जाते हैं, लिखने का आपका तरीका होता है, इसका सेट को लिखने का तरीका होता है बच्चों, ठीक है जी, क्लियर है ना सबको, इसमें कोई दिक्कत किसी को बच्चों, ठीक है। ओके, इसको नोट कर ले हम लोग फटाफट से, नोट कर लिए इसको, अगर नोट हो गया तो इसको फिर रब करूंगा, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सेट के प्रकार देखते हैं बच्चों, सेट कितने प्रकार के होते हैं, हमने सेट के बारे में जान लिया, सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं वो जान लिया हमने, ठीक है ना। अब हम सेट के पहले प्रकार जानेंगे, फिर इसको लिखने का तरीका जानेंगे, ठीक है, समझ में आया। पहले प्रकार जान लेते हैं, फिर लिखने का तरीका जान लेते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स आप लोगों को देख लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम चैप्टर को बिल्डअप करेंगे आराम से। देखिए थ्योरी इसमें थोड़ा ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स में नहीं होते हैं ज्यादा, थ्योरी पर बेस ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ओके जी, तो मैं पहले पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी, उसके बाद आपको मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा वन बाय वन, ठीक है। कुछ इसमें एग्जांपल्स मैं आपको साथ साथ कराता रहूंगा, उसकी चिंता ना करें आप लोग बिल्कुल भी, और एकदम मजा होते हैं, मजा लेते हुए पढ़ें इसको, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सम इंपॉर्टेंट सेट्स, सम इंपॉर्टेंट सेट्स जो हमको जानना जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण आपके समुच्चय हैं, सेट्स हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पहला देखते हैं, पहला क्या है बच्चों, n इज द सेट। n मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। n मींस क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं। तो n इज व्हाट, n है आपका, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 एंड सो ऑन, और ये बहुत ज्यादा हो सकती है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर हमारे पास में कोई सेट है और उसमें नेचुरल नंबर्स हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे डिफाइन करेंगे, किससे नोट करेंगे, कैपिटल एन से। ये लेटर है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि डिफाइन आप कुछ भी मान सकते हैं, परंतु n मींस होता है नेचुरल, तो वहां पे n आया तो वहां पर भी क्या आ गया, n आ गया, तो n मींस क्या हो गया, नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। दूसरा एक और देखिए, एक आता है w, w में क्या आएगा, 0 भी आ जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, और चलते जाइए। तो बच्चों ये w क्या है, ये बता करिए, होल सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ
होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सभी संख्याओं का सेट। होल मतलब क्या होता है? सभी, उसमें जीरो भी आ जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, पर होल नंबर में आता है, ठीक है जी। इसके बाद में अपन चलते हैं z, z लेंगे। z क्या है? z में क्या आता है बच्चों? देखिए z मतलब होता है इंटीजर, क्या होता है उसमें? इंटीजर। तो इसमें आएगा 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये है आपका सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक। जो पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें कहते हैं अपन पूर्णांक, ठीक है जी। ये नाम बहुत सुना होगा आपका, मल्टीपल इंटीजर या मल्टीपल इंटीग्रल, तो वही है आपका इंटीजर। इसको आप जेड से भी डिनोट कर सकते हैं और इसी सेट को आप कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आई से डिनोट कीजिए या फिर जेड से डिनोट कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आई या फिर जेड मतलब कि इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें कितने आएंगे? 0 आएगा, इसमें प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। देखिए प्लस अगर आता है, कई किताबों में लिखा रहता है कि z प्लस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका धन पूर्णांक संख्याओं का इंटीजर, सॉरी सेट, धन पूर्णांक संख्याओं का सेट, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और अगर कहीं लिखा हो z माइनस, उसे क्या बोल देंगे? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर, ओके जी। तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस पहले कर दिया, चाहे पॉजिटिव चाहे आपका नेगेटिव है, तो ऑल इंटीजर कम्स इन द सेट, ठीक है, ओके जी। अगला नेक्स्ट आपका होता है क्यू, दैट इज नोन एज क्यू। क्यू में क्या आता है बच्चों? क्यू में क्या है? क्यू में आएगा पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू। इसमें क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्यू क्या है? अगर मैं इसके बारे में लिखूं पहले, तो क्यू आपका है क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आपने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द रेशनल नंबर? ऐसी संख्याएं जिनको, ऐसे नंबर्स जिनको, ऐसे संख्याएं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर शर्त क्या चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0, q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ओके जी। तो q में, इसमें, इस सेट में क्या है? इस सेट में आपकी सेट ऑफ रेशनल नंबर, जितने भी आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो टोटल रेशनल नंबर कम्स इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों q डैश। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका, ये इसमें क्या है? ये आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इसमें आएंगे। तो जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? अभी से बोलेंगे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या आएगा? जैसे कि √2 है, √2, √3, √6, √5, √7, √10, √11 एंड सो आप चलते जाइए। तो ऑल इज √8 भी आ सकता है, √8 भी आएगा इसमें। तो ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर है। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनका अगर हम एक सेट बनाएं, इसे क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ, अच्छा एक सेट और रहेगा आपका लास्ट वाला, उसको भी लेते हैं। अब देखो बच्चों, R रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें क्या आता है? इसमें अगर मैं q प्लस q डैश, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों अगर मैं संख्याओं के नंबर को आपस में जोड़ के एक सेट बनाऊं, तो उससे जो सेट बनेगा मेरा, उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट,
तो मेरी बात को सुनिए एक बार, व्हाट डज मीन ऑफ रियल नंबर? रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, ऑल इज रियल नंबर्स। तो उनको अगर मैं एक जगह इकट्ठा कर दूं, उनका अगर मैं एक सेट बनाऊं, उनका एक मैं कलेक्शन बनाऊं, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, और उसको मैं किससे करता हूं डिनोट? उसे करता हूं आपका आर से डिनोट करता हूं। आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है ना? अच्छा देखिए, एक बात और सुनिए, आपने अगर सुनी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिएगा। आर इक्वल टू क्या है? क्यू प्लस क्यू डैश। इनके रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या बनाते हैं? आर। आर बोले तो रियल नंबर्स। बेटा इससे क्या बनती है? इसे बनती है रियल नंबर लाइंस। इनसे बनती है रियल नंबर लाइन। इससे क्या बनती है? रियल नंबर लाइन। इसकी खास बात क्या है बच्चों? इस रियल नंबर लाइन का मतलब होता है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं जो आप सोच सकते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं जो आप सोच सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पूरी दुनिया का, वो इस लाइन पे आ जाएगा, वो इस लाइन पर आ जाएगा। और ये लाइन की खास बात एक और है कि ये कहीं से भी कटी हुई और टूटी हुई नहीं होती है। रियल नंबर लाइन एक ऐसी नंबर लाइन होती है जिसपे सभी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं, और ये लाइन कहीं से भी कटी हुई और टूटी हुई नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द सम इंपॉर्टेंट सेट्स जो आपको याद होने चाहिए, जो हमें बार बार सेट थ्योरी में देखने को मिलेगा। कभी हमको n मिल जाएगा, कभी हमको w मिल जाएगा, कभी हमको z मिल जाएगा, कभी हमको q, q डैश और r। तो ये सभी हमको याद होने चाहिए। देखिए इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? और मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, इतनी कोशिश में आप करूंगा, इतनी आपके अंदर में एक तरह से नहीं होता कि भाई अंदर आपकी जागृत करेंगे कि हाँ आप इन चीजों को रीड आउट कर सके। इनको रटना नहीं है, बस ये बस समझ लें अच्छे से खूब बढ़िया से कि क्या बता रहे हैं हम। पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, एक सिंगल सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो को बार बार रोक के पढ़ेंगे तो उससे दिक्कत होगी। एक बार आराम से लेके कॉपी पेन बैठ जाओ और बनाते जाइए नोट साथ साथ में क्या बनवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें 1 2 3 जाएगा आपका, इनफिनिटी तक जाएगा। और w यानी कि होल सेट ऑफ होल नंबर्स, उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा आपका। और i या फिर z6 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं बच्चों अपन सेट ऑफ इंटीजर। द ऑल इंटीजर कम्स इनटू द दिस सेट। q सेट ऑफ द रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अंदर। व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते कि q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर q आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, q डैश सेट ऑफ इररेशनल नंबर, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं अपन इररेशनल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने √2, √3, √5 है आपका, √6 है, √7, √10, √11, √8 इसके अंदर सकता है। ठीक है, तो ऑल इज द इररेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब देखिए r क्या है बच्चों? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें क्या होता है, इसमें रेशनल और इररेशनल दोनों नंबर को अगर आप कंबाइन कर देंगे और उनसे जो सेट बनेगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर कहां प्लॉट किया जाता है बच्चों? एक रियल नंबर लाइन पर, उनसे मिलकर क्या बनती है? रियल नंबर लाइन बनती है। इस लाइन की खास बात क्या होती है कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होती है। दूसरा, इस लाइन पर जितने भी आप रियल नंबर सोच सकते हैं या दुनिया में हो सकते हैं, वो सभी इस लाइन पर प्लॉट हो जाते हैं। बेटा इसको कैसे प्लॉट करते हैं देख लो एक बार। तो रियल नंबर लाइन को मैं यहां प्लॉट कर दूं क्या? देखिए मैं आपके सामने यहां पर रियल नंबर लाइन बना दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। रियल नंबर लाइन मैं यहां बना दे रहा हूं आपके सामने। देखिएगा, ये है आपकी एक नंबर लाइन और यहां पे आएगा 0 मिड पॉइंट में। यस, 1 2 3 4 एंड सो आगे जाएगा। यहां पे -1 -2 -3 -4 एंड सो। ठीक है, तो दिस इज द रियल नंबर लाइन। ये क्या बच्चों? रियल नंबर लाइन है।
अब देखिए आप 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जितने भी आपकी रियल संख्याएं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, वो सभी इस 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे। इनफाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। 1 से 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। 2 से 3 के बीच में जो आती है आपकी संख्या, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। 3 से 4 के बीच में आती है, वो इसके बीच में आ जाएंगी। तो यानी कि इस लाइन पर जितने भी आपकी रियल नंबर हो सकते हैं, वो सभी प्लॉट हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसकी खास बात होती है। और ये लाइन कहीं से भी टूटी हुई या ब्रेक नहीं होती है। आई होप कि आपको सभी क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है, और नई चीज लाऊंगा आपके लिए नई वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और कीप इट लर्निंग।